क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। जब प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी की कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन आया भारतीय उपमहाद्वीप पर, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में और बाद में अंग्रेजी सरकार में, तो उन्होंने नगरीय व ग्रामीण जो इलाका था उसको किस तरीके से वो प्रभावित कर रहे थे और किस तरीके से वहाँ के जो संसाधन हैं उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे थे। तो उनका जो संसाधनों का दोहन था उससे वो आदिवासी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। आदिवासियों को उन्होंने किस तरीके से प्रभावित करा, आदिवासियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब इस चैप्टर में है। तो यहाँ जो चैप्टर की हेडिंग है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो सबसे पहले दिकू क्या है, तो दिकू होते हैं बाहरी लोग, आदिवासियों के लिए बाहरी लोग, उनके जो कबीला है, उनका जो समुदाय है, उससे अलग हटकर जो बाहरी जो व्यक्ति है वो दिकू कहलाया। और बड़े नेगेटिव सेंस में है ये, दुश्मन एक तरीके से। तो ये जो दिकू थे इन्होंने आदिवासी इलाकों के लोगों को कैसे गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या घटनाएं हो रही थी, आदिवासियों का जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो रहा था, ये सब इस चैप्टर में है। स्टार्टिंग इसमें बताई हुई है कि बिरसा मुंडा 1895 उनके वो किस तरीके से जो आदिवासियों ने उनका नेतृत्व कर रहे थे, समर्थित कर रहे थे। वो चैप्टर के लास्ट में आएगा, पर बता रखा है कि वो क्यों कर रहे थे, क्यों आदिवासियों को उनको संगठित करने की उनको आवश्यकता पड़ी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आदिवासी क्या है। आदिवासी की कोई एक इलाका जिसमें वो जो एक समुदाय है वो आदिकाल से रहता आ रहा है, जिसे जनजाति समूह भी कहा जाता है। जो ब्राह्मणों द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है मुख्य समाज की, जो जटिल समाज व्यवस्था है, उससे इतर उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग परंपराएं होती हैं। तो वो जो लोग होते हैं, वो जो समुदाय होता है, वो आदिवासी या जनजाति समुदाय कहलाता है। तो यहाँ यही बता रखा है कि ये जो कबीले होते हैं, ये जो समुदाय होता है, इसके रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग होती हैं। और ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं होते जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं कि वो उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कुछ समुदाय या कुछ मुखियाओं के जो परिवार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमने मध्यकाल में पढ़ा था, जो गोंड समुदाय है वो उसका साम्राज्य इतना हो गया था कि वो जो मुग़ल साम्राज्य तक को टक्कर देने लग गया था। उसका काफ़ी बार टकराव भी हुआ है। या फिर आप इधर अहोम राज्य जाएं, इधर ब्रह्मपुत्र घाटी असम वाला जो इलाका है वहाँ पर, यानी कुछ समुदाय, आदिवासी समुदाय, उन्होंने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि मुख्य समाज से उनका टकराव हुए बिना रहा नहीं, और वो अपने जो बराबरी के जो समाज थे उसमें भी वो मुख्य रूप से उभर कर सामने आ गए। यानी थोड़ी बहुत जो आर्थिक और जो खाई है इन आदिवासी समुदायों में भी उभर कर आई। और ये जो कबीले होते हैं, जो समुदाय होते हैं, ये कुटुंब के बंधनों से बंधे हुए होते हैं। और लेकिन फिर भी आर्थिक और सामाजिक फ़र्क कई बार इन समुदायों में भी आ जाता है, जैसे कि मध्यकाल का हमने गोंड और अहोम का मैंने बताया ही है। तो पहले के जन समुदाय के ये जनजातीय समूह किस तरीके से जीते थे, तो देखिए कि 19वीं सदी आते आते जो देश के जो विभिन्न जो भागों में जो रहने वाले आदिवासी हैं, देखिए आदिवासी जो मुख्य जो समतल भूमि होगी उसमें तो जो मुख्य जो समाज आ ही जाएगा। ये जो आदिवासी लोग हैं ये या तो रहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, या रेगिस्तानी दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ पर ये रहते हैं। तो ये जो जनजाति समूह है, ये में यहाँ 4 कैटेगरी बताई गई है कि कुछ झूम खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरे थे जो कुछ शिकारी और संग्राहक थे, अभी भी शिकार और जो वन से कंद मूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। तीसरा है कुछ जानवर पालते थे, यानी चरवाहे आप कह सकते हैं। चौथा है कि कुछ लोग एक जगह मतलब घूम के नहीं, एक जगह टिककर खेती करते थे। ये 4 कैटेगरीज आदिवासियों की बताई गई हैं। तो पहला है कि कुछ झूम खेती करते थे। तो इसमें बताया गया झूम खेती यानी घुमंतू खेती भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की खेती में ये जो खेती है ज़्यादातर जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। और ज़मीन तक धूप लाने के लिए जो जंगल का इलाका है, तो जो पेड़ हैं उनके ऊपरी हिस्सों को काट दिया जाता है ताकि जो धूप है वो ज़मीन पर आ सके, और जो ज़मीन पे जो घास फूस उगी हुई होती है उसे जलाकर साफ कर दिया जाता था। अब ये जो राख है इसमें पोटाश
जो पोटाश है, पोटेशियम, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस राख को वहाँ जिस ज़मीन पे उन्हें खेती करनी है उसी पे बिखेर देते थे, तो ज़मीन क्या है थोड़ी उपजाऊ बन जाती थी। फिर वो कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। जो आदिवासी है वे कुदालों से ज़मीन की ऊपरी जो सतह है उसे खुरच देते थे। तो और घुमंतु किसान हैं, जैसे मुख्य जो समाज के जो किसान हैं वो तो खेतों को जोतते भी थे और बीजारोपण भी करते थे। लेकिन घुमंतु खेती के जो किसान हैं वो उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जो बीज है, जो पहले जो घास फूस को जला के राख बनाई, उस राख को बिखेरा और फिर बीजों को बजाय हल जोत कर रोपने के बजाय सीधे बिखेर देते थे। और जब एक बार फसल पककर तैयार हो जाती तो उसे काटकर किसान दूसरी तरफ चल पड़ते, जो घुमंतु किसान थे। पहले वाली जो भूमि है उसे कई साल तक पड़ती पे रखा जाता, यानी पड़ती का अर्थ यहाँ पर ये है कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन को वो पुनः अपनी उर्वरता प्राप्त कर ले, उपजाऊपन प्राप्त कर ले। तो उसमें कुछ साल उस ज़मीन पर खेती नहीं करी जाती थी और दूसरी जगह खेती करते थे। मतलब एक हिस्से के जंगल को काट दिया जाता और वहाँ खेती करी जाती, फिर उसे छोड़ दिया जाता, फिर दूसरी जगह, इस तरीके से ये खेती की जाती थी। दूसरी कैटेगरी है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो इसमें ये बता रखा है कि ये पशुओं का शिकार करते हुए वन्य उत्पादों को एकत्रित करते और जो इनके लिए जो इनकी जो ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा का जीवन शैली जो भी इनकी थी उसमें जंगल एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे उड़ीसा के जंगल में जो खोंड जो समुदाय है वो इसी तरह का शिकारी और संग्राहक समुदाय रहा हुआ है। और ये इनकी जीवन शैली बता रखी है कि ये टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे, परस्पर जो भी बांट कर खाना खाते, जो भी है जंगलों से मिलने वाले फल व जड़ें ये यूज़ में लेते और खाना पकाने हेतु साल में महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते। साल एक तरह का पेड़ है और महुआ एक फूल होता है जिसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है। इलाज के लिए ये जंगल की जो जड़ी बूटियां हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते और जो जंगलों से जो भी ये वन्य सामग्री एकत्रित करते उसे स्थानीय बाज़ारों में बेचते और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान वो करते थे। और जैसे कि जो स्थानीय बुनकर और जो चमड़ा कारीगर है वो कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए जो कुसुम और पलाश के फूल हैं तो उन्हें आवश्यकता होती, तो वही खोंड समुदाय के लोगों को कहते और वही उनकी इस ज़रूरत को पूरा करते थे। फिर ये जो समुदाय है, जो शिकारी और संग्राहक जो समुदाय है, यहाँ एक प्रश्न आया हुआ है कि ये जो इस समुदाय को चावल व अन्य जो सामान है या अन्य तरह का जो अनाज है वो कैसे और कहाँ से मिलता था। तो देखिए कई बार तो ये चीज़ों की अदला बदली कर देते, वन्य सामग्री के बदले अपनी जो ज़रूरत की चीज़ों को ले लेते थे, यानी वे वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की कोई अन्य चीज़ ले लेते। कई बार उन्हें अपनी आवश्यकता की ज़रूरी चीज़ों के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता। मतलब ये आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे, जैसे कोई बोझ ढोता, कोई सड़क निर्माण कार्य में, मतलब मजदूरी का कार्य ये करते थे। कई आदिवासी खेतीहर मजदूर भी थे और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तब आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। और लेकिन मध्य भारत में ही एक ऐसा आदिवासी समुदाय था, बैगा समुदाय, जो इस चीज़ के थोड़ा अगेंस्ट था। उनके लिए मजदूरी करना एक अपमान की बात होती थी। तो हालांकि जब ज़रूरत पड़ती तब इन्हें मजदूरी करना ही इनके पास एक ऑप्शन बचता था। फिर यहाँ एक मैप दे रखा है, इसमें भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके बता रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप हिमाचल वाला इलाका देखें तो गड्डरी वन गुजर दे रखा है। नीचे उत्तराखंड वाले इलाके में भोटिया आदिवासी समुदाय है। राजस्थान वाले में सहरिया, और राजस्थान गुजरात का जो इलाका है वहाँ सहरिया भील है और नीचे ही वान गुजर्स और राठवा हैं। और मध्य भारत में बैगास बंजारा गोंड समुदाय है, नीचे बंजारा है। इधर आंध्रा तेलंगाना वाला इलाका देखें तो कोया बंजारा गोंड समुदाय है। केरला मालाबार तट वाला इलाका देखें तो माला इरुलर आदिवासी समुदायों के बारे में बता रखा है। इधर छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा वाला इलाका देखें तो ऊपर तो संथाल है, मुंडा है, उरांव है, संथाल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातीय समुदाय हैं। और नीचे है पराजा बांडा कंडा कोया सहारा खोंड समुदाय है। और इधर पूर्वोत्तर भारत में अगर आप जाएं तो अपाटनी निशी समुदाय है, नागा समुदाय है, खासी रियांग हजुंग, ये समुदाय कुछ प्रमुख आदिवासी समुदाय भारत के अलग अलग इलाकों में रहने वालों के बारे में बताए गए हैं। तीसरी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ ली कि जो कुछ घुमंतु खेती करते थे। दूसरी कैटेगरी शिकारी और संग्राहक जो आदिवासी समुदाय थे। अभी तीसरी कैटेगरी है जो कुछ जानवर पाला करते थे।
तो देखिए ये अच्छा, इससे पहले इसी मतलब जो सेकंड कैटेगरी है कि जो शिकारी और संग्राहक थे, उसी कैटेगरी में इस पैरा में ये बता रखा है कि जो आदिवासी हैं उनके लिए जो महाजन और जो व्यापारी हैं वो भारी शैतान कैसे बने। मतलब ये क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि ये जो आदिवासी हैं इन व्यापारियों को, महाजनों को अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। तो देखिए रीज़न इसका ये था कि जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इस कारण से वे कभी कभी व्यापारियों व महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। मतलब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता था तो इसके लिए वो व्यापारी व महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। तो व्यापारी, और जो व्यापारी है वो क्या थे, इनके जो वन उत्पाद हैं वो कम कीमत पर इनसे लेते और भारी कीमतों पर बेचकर खुद का तो बहुत मुनाफा कमाते। और जबकि इन्हें अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए जो सूदखोर जो महाजन थे वो इन आदिवासियों को बहुत अधिक ब्याज पर अपना मतलब कर्जा देते और इस तरीके से ये जो अपने कर्ज के जाल में फंसते चले जाते। तो इस तरह बाजार और जो वाणिज्य है इन आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। तो इसका फलस्वरूप ये महाजन और व्यापारियों को भारी शैतान वे अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ये है। तीसरा है कि कुछ जानवर पालते थे, तीसरी कैटेगरी है। तो देखिए इसमें बता रखा है कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं वो जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी बिताते थे। तो ये अधिकतर चरवाहे होते थे और मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों के रेवड़ को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे जाते थे और जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर बता रखे हैं, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय के बारे में बता रखा है जो गाय भैंस के झुंड पालते हैं, कुल्लू व गड्डी समुदाय के लोग हैं जो गडेरिए होते हैं, कश्मीर के जो बकरवाल हैं वो बकरियाँ पालते हैं, इनके बारे में बता रखा है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन हुए हैं। उन्होंने 1930 से और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा व खून समुदाय के बीच में रहकर उन समुदायों की जीवन शैली का अध्ययन किया है। तो वो वही सब यहाँ बता रखा है। और यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बेवड़। तो जो मध्य प्रदेश में जो घुमंतु खेती होती है जिसमें जंगल का एक हिस्सा साफ कर दिया जाता है, फिर वहाँ खेती करती है, फिर उसे वहाँ फसल पककर तैयार हो जाने के बाद दूसरी जगह खेती करी जाती है, तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बेवड़। यही यहाँ बताया गया है। चौथी कैटेगरी आदिवासियों की जो एक जगह खेती करते थे, जो घुमंतु खेती नहीं करते थे, एक जगह टिक्कर खेती करते थे, उनके बारे में बता रखा है। तो यहाँ इस पैरा में बता रखा है कि 19वीं सदी आते आते बहुत सारे जो जनजाति जो कबीले थे वो स्थायी रूप से बस गए थे और एक जगह टिक्कर खेती करने लग गए थे। यानी घुमंतु खेती की जगह अब वो स्थायी खेती की ओर अग्रसर हो चुके थे, हलों का इस्तेमाल करने लग गए थे। आदिवासी समुदायों को धीरे धीरे उन्हें ज़मीन के अधिकार भी मिलते जा रहे थे और जो ये ज़मीन होती थी ये संयुक्त होती थी, पूरे कबीले की संपत्ति हुआ करती थी। जैसे छोटा नागपुर के जो मुंडाओं की ज़मीन है वहाँ संयुक्त स्वामित्व की प्रणाली होती है कि जो ज़मीन है वो पूरे कबीले की है। कुल के जो सभी सदस्य हैं उन्हें उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, अतः ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। लेकिन फिर भी कुल के कुछ लोग अन्य लोगों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी इनके अनुयायी होते थे। जो प्रभावशाली होता वो मुखिया बन जाता और बाकी को उसके अनुयायी बन जाते। इनमें जो ताकतवर होते वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी अन्य जो कृषक हैं उन्हें दे देते थे और उसके बदले में वो लगान या जो भी है वो उनसे वसूल किया करते। तो जो ब्रिटिश अफसर थे उन्हें वो जो गोंड और जो संथाल ऐसे जनजातीय समूह जो एक जगह रहते थे वो उन्हें ज़्यादा सभ्य लगते थे बजाय जो शिकारी संग्राहक या जो घुमंतु खेती करते थे। देखिए इसका कारण ये था एक तो कि जो स्थायी जो एक जगह रहकर जो समुदाय है वो अगर मतलब खेती कर रहा है या किसी भी तरह की जीविका कर रहा है तो अंग्रेज़ों के लिए उनसे राजस्व निर्धारण का कुछ भी लगान है या कोई भी बेगार है कुछ भी करवाना वो उन्हें नियंत्रित करना ज़्यादा आसान होता था बजाय जो ये घुमंतु खेती करते थे, एक जगह टिककर नहीं रहते थे, शिकारी संग्राहक जो थे। इसलिए जो ब्रिटिश जो लोग थे वो जंगल में रहने वालों को जंगली बर्बर मानते थे। उनके हिसाब से इन्हें सभ्य बनाने के लिए एक जगह स्थायी रूप से बसाया जाना जरूरी है।
नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने 4 कैटेगरी पढ़ी आदिवासियों की कि घुमंतू खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवरों को पालते थे और कुछ एक जगह टिककर खेती करते थे। किस तरह की उनकी जीवन शैली हुआ करती थी। अब जब औपनिवेशिक शासन आया, ब्रिटिश शासन आया, तो इससे आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव आया, इनकी जो जीवन शैली है वो किस तरीके से प्रभावित हुई, वो सभी यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले है कि जो ये आदिवासी मुखिया होते थे उनका क्या हुआ। तो देखिए इसमें आदिवासी मुखिया जो थे, जो अपने पूरे कबीले को नियंत्रित करते थे, तो इससे उनका क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं को यद्यपि कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनका पहले जैसा प्रभुत्व नहीं रहा, उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता। वे अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि होते, इस नाते उन्हें अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता। उनके पास जो पहले आर्थिक ताकत थी और जिस तरीके से वो पहले अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे, वो अब नहीं रही। वो परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यानी ब्रिटिश शासन ने उन्हें कई कई जगह अपना ज़मीन का मालिकाना हक तो दिया उन मुखियाओं को, लेकिन उनका जो पहले जो प्रभुत्व था, जो वो परंपरागत काम करते थे, उनकी जो शासकीय जो शक्ति थी, जो आर्थिक जो शक्ति थी, वो अब इस ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन छिन गई थी। दूसरा है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ औपनिवेशिक शासन से, जो घूम घूम के जो खेती करते थे, जो किसान थे। तो देखिए ऐसे आदिवासी समुदाय जो एक जगह टिककर नहीं रहते थे, घुमंतू खेती करते थे, उन्हें अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित करना मुश्किल था। इस प्रकार के समुदायों से कोई नियमित आमदनी भी अंग्रेजों को नहीं होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और लगान की राशि भी तय कर दी। कुछ किसानों को भूस्वामी घोषित कर दिया और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया कि कुछ समय तक के लिए इन्हें खेती करनी है। चूँकि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते, तो इससे क्या हुआ कि हालांकि घुमंतू झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से जो ये अंग्रेज़ जो प्रयास कर रहे थे वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहली बात, ये मुख्य जो ज़मीन है उस पर नहीं रह रहे थे। सबसे बड़ी बात, इनके लिए जंगल या जो अनउपजाऊ इलाका था वहाँ पर ये रहा करते थे। तो जो ये हलों की मदद से जो खेती करने का ये जो प्रयास कर रहे थे, वो उससे इन काश्तकारों को नुकसान होता था, क्योंकि खेती से अच्छी उपज नहीं मिल पाती थी, ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी ये। क्योंकि मुख्य ज़मीन पर तो जो मुख्य जो कृषक समुदाय है, जो मुख्य समाज है, उसका नियंत्रण था। इनको तो जो अलग इलाका है, जंगली इलाका है, वही मिलता था, वो इतना उपजाऊपन था नहीं। फिर जब अंग्रेजों ने इन्हें हलों से खेती करने के लिए बाध्य करा, इनको एक जगह स्थायी रूप से बसाने के लिए इनको पट्टेदार घोषित कर दिया, कुछ को भूस्वामी घोषित कर दिया, तो वो प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भूमि इतनी अच्छी उपज दे ही नहीं पा रही थी। इसलिए जो पूर्वोत्तर राज्य के जो झूम काश्तकार थे, वो अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दो। अंततः अंग्रेजों द्वारा ऐसी कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। यानी उन पे जो ब्रिटिश जिस तरह का शासन चाहते थे, वो उस तरह का वो शासन उन पर नियंत्रण नहीं कर पाए। तीसरा है जो वन कानून और उनके प्रभाव। जो ब्रिटिश जो लोग हैं, कंपनी है, उसने जब वन कानून करे, तो जो ये आदिवासी हैं, जो वन जंगल जिनकी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, उससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये बता रखा है। तो जब अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, तो कुछ वनों को उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया। और क्योंकि इन जो ये इस तरह के वन थे, इनमें अंग्रेज़ों की ज़रूरतों की इमारती लकड़ी पैदा होती थी, तो इन्हें आरक्षित घोषित करने से क्या हुआ कि इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी स्थिति में झूम काश्तकारों में से बहुतों को काम व रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा, क्योंकि आप जो बेसिक आपका जो आप जंगल में रह रहे हो, वहाँ पर आपके रोक लगा दी, उन्हें आरक्षित वन घोषित कर दिया, न तो आप लकड़ी काट सकते हो, न आप वहाँ रह सकते हो, न वहाँ आप अपने जो जानवर है उन्हें चरा सकते हो। तो उनको मजबूरन मजदूरी के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। पहला तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा देखो कि अंग्रेजों के सामने भी समस्या पैदा हुई। अंग्रेजों के सामने समस्या पैदा क्या हुई कि जब इन्होंने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पे पाबंदी लगा दी, तो देखो उस वक्त ये रेलवे का जाल भी बिछा रहे थे। तो जो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्हें मजदूरों का इंतज़ाम करना था। तो अब इन्होंने आदिवासियों को वहाँ पे रोक लगा दी, तो उन मजदूरों का इंतज़ाम करने में इन्हें काफ़ी दिक्कत आई। इसके हल के लिए इन्होंने क्या करा
अंग्रेजों ने कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए और वहाँ खेती करने की भी छूट दे दी। उन्होंने कुछ जंगलों का कुछ हिस्सा निश्चित कर दिया कि आप यहाँ रहिए, अपने हिसाब से रहिए, और इसके एवज में इन लोगों को क्या करना था कि जो ये वन गाँव थे, यानी जंगलों में बसाए गए जो छोटी छोटी जगहें थी, जो इन्हें वन गाँव कहा गया है, तो इनमें रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होती थी और जंगलों की देखभाल करनी होती थी। जो इमारती लकड़ी जो अंग्रेजों के लिए उपयोगी थी उनका ध्यान रखना होता था। और जो अंग्रेज हैं वो भी इससे सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे थे कि भाई उनको तो उनकी जगह आप जगह दे दी कि भाई आप रहिए अपने हिसाब से जंगल में, इसके बदले में हमारे जंगलों की देखभाल करिए और हमारे लिए सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करिए। जो रेलवे स्वीपर्स के लिए लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लकड़ी की आपूर्ति है, वो सब ये आदिवासी पूर्ति कर रहे थे। चौथा है कि व्यापार की समस्या किस तरीके से इन आदिवासियों को आई। तो देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान क्या है, व्यापारी और जो महाजन हैं वो वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने, फिर आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए जंगलों में अपनी उपस्थिति तेज़ी से बढ़ाने लगे। बार बार वो जंगल आने लगे, तो जिसका कारण जो है आदिवासियों को देर से समझ में आया। तो क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि व्यापारी और महाजन किस तरीके से जंगलों में आके आदिवासियों को परेशान करते थे। देखिए कि 18वीं सदी में जो भारतीय रेशम था वो अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण यूरोपीय बाज़ारों में काफ़ी मांग रखता था। काफ़ी मांग थी यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय रेशम की। तो जैसे जैसे बाज़ार बढ़ा, इस मांग को पूरा करने के लिए जो कंपनी है वो रेशम उत्पादन पर जोर देने लगी। तो जिससे क्या है, जो व्यापारी हैं या फिर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो स्वयं है वो निर्यात करके खूब मुनाफा कमाती थी। तो देखिए जो झारखंड है उसके हजारीबाग में जो संथाल जो आदिवासी समुदाय है वो रेशम के कीड़े पालते थे। तो जो रेशम के जो व्यापारी होते वो अपने एजेंट भेजते इन जंगलों में और उनके माध्यम से इन्हें कर्जा देते और जो इनके जो कृमि कोष हैं जो रेशम के, वो इन्हें एकत्रित कर लेते। 1000 कृमि कोशों के बदले में सिर्फ 3-4 रुपये मिलते थे। फिर इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भिजवाया जाता और वहाँ इन्हें 5 गुना कीमतों पर बेचा जाता। तो निर्यातकों व रेशम उत्पादकों के बीच में कड़ी के रूप में काम करने वाले जो बिचौलिए थे उन्हें इससे ज़बरदस्त मुनाफा होता है। यानी वो आदिवासियों से जो संताल जो आदिवासी हैं उनसे तो बहुत कम कीमत पे खरीदते, लेकिन आगे जाके वो उन्हें 5 गुना कीमत पे, काफ़ी ऊंची कीमत पर बेचते। तो इससे उन्हें बीच में बहुत मुनाफा होता था, जबकि जो रेशम उत्पादक जो आदिवासी थे वो उन्हें बहुत ही कम फ़ायदा होता। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो सारा आदिवासी जो समुदाय है वो बाजार और व्यापारियों को अपना दुश्मन मानने लगा। फिर इसमें लास्ट है कि जो काम की तलाश में आदिवासियों को किस तरीके से जाना पड़ा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जब आया। तो देखिए जो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले जो आदिवासी थे, जैसे चाय बगान या झारखंड की जो कोयला खदान है वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर थे, उनका भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन बहुत ही जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई, क्योंकि इन्हें ठेकेदार के मार्फत तो भर्ती करते थे, फिर इन्हें बहुत कम वेतन देते थे और घर भी वापस नहीं लौटने देते थे। तो इस प्रकार उनकी दशा बेहद खराब थी। यानी ये कुछ बताया है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें बताया कि आदिवासी मुखिया हैं उनका मतलब जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ। तो वो कि उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन पहले जैसी शक्तियाँ उनके पास नहीं रही। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, तो घुमंतु काश्तकार हैं, उन्हें भी वो उपज नहीं मिल सकी। जब उन्हें स्थायी रूप से बसाने का प्रयास किया गया तो वो भी नहीं हुआ। तो मतलब पूर्वोत्तर जो घुमंतु काश्तकार थे उन्होंने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें हमारे परंपरागत ढंग से आप जीने दो। तीसरा है जो वन कानून और उनके प्रभाव, यानी जब ये वनों को आरक्षित घोषित कर दिया तो इससे भी आदिवासियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। व्यापार जो है, ये जो व्यापारी और महाजन आने लगे, इससे आदिवासियों को क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कर्जों के जाल में बसने लगे, क्यों इन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। और काम की तलाश में जाते ये तो इन दूसरे इलाकों में जो मुख्य समाज में, तब वहाँ पे इन्हें किस तरह की परेशानियाँ आई, ये सब यहाँ पर ये बताया गया है। फिर यहाँ बताया गया है ये नेक्स्ट है नज़दीक से देखने पर। तो देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय जो समुदाय हैं उन्होंने बदलते कानून, उनका जो व्यवहार है, अपने व्यवहारों पर लगी पाबंदी, नए कर और व्यापारी व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत करी। तो जैसे इसमें बता रखा है 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, 1910 में मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र में हुआ जो वर्ली विद्रोह था। इन सब ने आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, किसानों ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन। तो यहाँ पे जो पहला बता रखा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1831 और 32 में जो कोल आदिवासी हैं उन्होंने जो विद्रोह करा था। तो जो छोटा नागपुर पठार का जो इलाका है वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं वो कोल लोगों द्वारा ये विद्रोह किया गया था।
और तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कारण ये वही सब थे कि भाई उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, लगान बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, कर्जों का एक जाल हो रहा था। इन सब से परेशान होकर ये भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न टाइमलाइन में ये आदिवासी और किसान या फिर किसान विद्रोह कर रहे थे। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था 1831-32 में, जो कोल आदिवासी के द्वारा विद्रोह किया गया। फिर 1855 में जो संताल विद्रोह किया गया, ये बिहार, तत्कालीन बिहार का जो इलाका है वहाँ किया गया। प्रारंभिक किसान विद्रोह में से एक माना जाता है। और जो संताल विद्रोह है इसकी शुरुआत 4 भाइयों ने करी थी। सिद्धो कान्हू चांद व भैरव मुर्मू थे ये, मतलब सिद्धो कान्हू चांद व भैरव, और 2 बहनें थी फूलो और झानों के नेतृत्व में ये जो संथाल विद्रोह है ये शुरू किया गया था। फिर जो मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में, ये भूमकाल आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। भूमकाल आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। बस्तर विद्रोह 1910 में जो हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता थे वो गुंडाधुर और दीवान लाला नरेंद्र सिंह थे। इनके नेतृत्व में ये बस्तर विद्रोह हुआ था। फिर 1940 का महाराष्ट्र वर्ली विद्रोह है, ये भी किसान विद्रोह था। महाराष्ट्र के थाने जिले में ये विद्रोह हुआ था। तो इसी तरह का जो विद्रोह जो हम बिरसा मुंडा जो हैं हुए हैं, मुंडा समुदाय के नेता, उन्होंने जिस तरह का आंदोलन करा वो भी इसी तरह का एक विद्रोह था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अगेंस्ट में। तो यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले हम मुंडा जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार का जो इलाका है, वहाँ पर जो रहने वाली जनजातियों में से एक जनजाति मुंडा जनजाति होती है। जो अभी ये जो मुंडा लोग हैं, ये मुंडा समुदाय के लोग, ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में भी रहते हैं। और इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आती है। और जो बिरसा मुंडा है, उन्होंने जो आंदोलन किया वो उलगुलान नाम से प्रसिद्ध है। उलगुलान का मतलब है महान कोलाहल, इसका मतलब है। तो जो बिरसा मुंडा हैं, ये पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो ये मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी व जमींदार, उनका निरंतर विरोध कर रहे थे, क्योंकि बिरसा मुंडा के अनुसार ये जो भारी लोग थे, दिकू लोग थे, दुश्मन जिन्हें कहा गया है, वो मुंडाओं की जो पारंपरिक जीवन शैली है उसे नष्ट कर रहे थे। तो 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को, सबसे पहले इनका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ है, और 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को अपने अतीत के स्वर्ण युग जो था उसे पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लिए जाने का आह्वान किया। अतीत का स्वर्ण युग मतलब जब अंग्रेजों का कोई राज नहीं होता था, वो अपने हिसाब से जीते थे, स्वतंत्र जो जीवन शैली थी, पारंपरिक जीवन शैली, तो वो कहते थे कि उस स्वर्ण युग को हम पुनर्जीवित करेंगे। और एक आदर्श काल्पनिक, क्योंकि वो कल्पना करते थे जिसमें मुंडा लोग एक अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ बागान लगाते थे, पेट पालने हेतु खेती करते थे, ना कि व्यापार करने के लिए, और अपनी बिरादरी के लोगों रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। मतलब कुल मिला के उन्हें धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। तो इसी धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा चाहते थे कि जो मुंडा समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन पर टिककर खेती करें, यानी एक स्थायी खेती करें। तो बिरसा के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया वो मिशनरियों, महाजनों व हिंदू भूस्वामियों और सरकार के विरुद्ध था। वे इन लोगों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानते थे। क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी भू नीतियाँ अपनाई, उससे उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। जो पुश्तैनी जो हिंदू जो महाजन हैं और भूस्वामी हैं, वो उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे मुंडा लोगों की। मिशनरी, जो ईसाई मिशनरी है, उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। अच्छा, यहाँ एक ये आता है कि भाई हिंदू जो भूस्वामी है, जमींदार हैं, उनका विरोध तो, और जो अंग्रेजी सरकार है या ईस्ट इंडिया कंपनी है उस वक्त, उसका विरोध तो बिरसा मुंडा कर रहे थे, लेकिन वो ईसाई मिशनरीज़ का विरोध क्यों कर रहे थे? तो इसके लिए हमें थोड़ा पहले उनको जाना होगा कि देखिए, इनका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बोहंडा जो है वो झारखंड के इलाका आता है। तो लड़कपन से ही वो सुनते आ रहे थे कि अपने समुदाय के लोगों से कि जहाँ मुंडा लोग दिकों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे, बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद था, वो अपने हिसाब से जीते थे। तो समुदाय के जो सरदार थे वो अपने परंपरागत जो अधिकार जो उन्हें पहले मिले हुए थे उनकी बहाली के लिए वो आशान्वित थे। तो मुंडा समुदाय के जो लोग हैं वो
खुद को क्या हो, स्वयं को वो जो इलाका जहाँ वो रहते हैं वहाँ के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। इसलिए अपनी ज़मीन की हक की लड़ाई के लिए बिरसा मुंडा ही नहीं, वो समुदाय के जो सरदार रहे हैं वो भी समय समय पे लड़ाई लड़ रहे थे। तो वे अपने समुदाय के लोगों को अपना साम्राज्य वापस पाने हेतु याद दिलाते थे। फिर जब वो थोड़े बिरसा मुंडा जब बड़े हुए तो वो जो ईसाई मिशनरीज धीरे धीरे फैल रखे थे, क्योंकि उनके पिता गरीब थे, तो वो क्या है शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर भी गए। अब वो उन्हें सुख सुविधा तो दे रहे थे ईसाई मिशनरी, लेकिन वो उन्हें उनका जो परंपरागत जो जीवन शैली जो अपनाते थे उसकी वो बड़ी आलोचना करते थे। तो वो उन्हें बिरसा मुंडा को पसंद नहीं आता था। फिर बाद में जब वो और बड़े हुए तो वो एक वैष्णव धर्म प्रचारक के संपर्क में भी आए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ समय तक जनेऊ भी धारण करा। और इस तरीके से वो अपनी जो किशोरावस्था तक जो जिन जिन भी विचारों के संपर्क में आ रहे थे वे बड़े उन विचारों से बहुत प्रभावित थे। लेकिन वो अपने आप को नहीं मतलब सुधार करना चाहते थे, लेकिन अपने आप को पूर्णतः बदलाव वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो परंपरागत जीवन शैली है वो बनी रहे, उसमें वो सुधार चाहते थे। वो आदिवासियों को कहते थे कि वो शराब नहीं पिएं, गाँव को साफ रखें, डायन जादू टोने इन प्रथाओं पर, डायन प्रथा या जादू टोने में विश्वास नहीं करें, ऐसा वो चाहते हैं। तो इसलिए वो ईसाई मिशनरियों से नफरत करते थे बिरसा मुंडा, क्योंकि वो उनकी जो संस्कृति है उसकी वो आलोचना करते थे। फिर जब ये इस तरह का बिरसा मुंडा ने आंदोलन करा तो 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दंगे फसाद के चक्कर में उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई 1895 में। तो फिर जब 1897 में जब वो 2 साल की सज़ा के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने पुनः लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांव-गांव का दौरा करा, परंपरागत प्रतीक व भाषाओं का इस्तेमाल करा। और जो बिरसा के जो अनुयायी हैं वो दिक्कू यानी जो दुश्मन लोग हैं, मतलब महाजन हैं, व्यापारी हैं, जो एजेंट आते थे उन्हें, और जो यूरोपियन जो सत्ता थी उनके वो प्रतीकों को निशाना मानते क्योंकि वो उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। सफ़ेद जो झंडा था वो बिरसा राज का प्रतीक था। और 1900 में लेकिन बिरसा की जो है वो हैजे से मृत्यु हो गई। और इस आंदोलन का कंक्लूज़न ये रहा कि बाद में अंग्रेज़ों द्वारा संयुक्त स्वामित्व की जो प्रणाली है, यानी भूमि पर सभी लोगों का समान अधिकार है, उसको मान्यता प्रदान करा गया। तो यहाँ पे बताया कि जो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा जो किया गया आंदोलन था वो 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला तो ये कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर करा जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सके, यानी जो बाहरी लोग हैं वो आदिवासियों की जो मूलतः जो ज़मीन है उनके पूर्वजों की वो उस पर कब्जा नहीं करे। दूसरा क्या हुआ कि इस आंदोलन से यह भी स्पष्ट हो गया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी समुदाय सक्षम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए पहले थोड़ा हम चलते हैं ये स्टार्टिंग में। ये यहाँ ये एक चित्र दे रखा है कि डोंगरिया कंद कबीले के बारे में बता रखा है, यहाँ की महिलाओं के बारे में। ये पत्तल लेके जा रही है और यहाँ पर भी बता रखा है उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजरती हुई। तो देखिए जो ये कबीला है डंगर का जो स्थानीय भाषा में अर्थ होता है पहाड़, तो यानी डंगरिया जो पहाड़ों में रहते हैं। तो ये उड़ीसा का जो डंगरिया कोंद कबीला है, ये जो दक्षिणी उड़ीसा का जो हिस्सा है वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों पे रहता है ये कबीला, ये समुदाय। और जो मेन 2 ज़िले हैं रायगढ़ और कालाहांडी उड़ीसा के, वहाँ पर ये डोंगरिया कंद या कौंद कबीला रहता है। इनकी जो भाषा है वो कुई है, यानी द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। और ये जो समुदाय है उड़ीसा का डोंगरिया कंद कबीला, ये कमज़ोर जनजातीय समूह में आता है, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG, इसमें ये कमज़ोर जनजातीय समूह में आता है। फिर यहाँ पर ये भी डोंगरिया कंद कबीले के बारे में बता रखा है। यहाँ ये संथाल जो है समुदाय की एक युक्ति के बारे में बता रखा है। तो जो संथाल जनजाति है वो मुख्य रूप से जो झारखंड की जो एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति आती है, और भारत में गोंड व भील के बाद में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति समुदायों में से एक है संथाल। और जो ये संथाल लोग हैं ये उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहते हैं। और जो हमारी वर्तमान ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसी समुदाय से आती हैं। झारखंड के जो CM हैं श्री हेमंत सोरेन, वो भी इसी समुदाय से आते हैं। और जम्मू और कश्मीर की जो पहले उपराज्यपाल रहे हैं और अभी कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, वो भी इसी समुदाय से आते हैं। संथाल समुदाय है, मतलब ये महत्वपूर्ण समुदाय है। और इनकी जो भाषा है वो संथाली है, लिपि ओल चुकी कहलाती है। और
ओल चिकी संथाल समुदाय की, और पारंपरिक चित्रकला जादो पाटिया कहलाती है संथाल समुदाय की। फिर यहाँ एक बैगा समुदाय के बारे में बता रखा था। तो जो बैगा समुदाय है इसका अर्थ होता है, बैगा का अर्थ होता है जादूगर, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मतलब मध्य भारत की एक आदिवासी समुदाय है। छत्तीसगढ़ झारखंड में भी फैला हुआ है, और इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार की है। संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है, और बांस जो है वो इनकी जीवन शैली का एक बड़ा अभिन्न अंग है। मुखिया जो होता है बैगा जनजाति का वो मुकद्दम कहलाता है। इनका नृत्य जो है वो कर्मा नृत्य कहलाता है। और जो खेती करते हैं घुमंतू खेती, बेवड़ है, बेवार है, या दहिया खेती भी उसे कहते हैं। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, ये पूर्वोत्तर के निशी आदिवासी हैं, वो गांव में लट्ठर से अपना घर बना रहे हैं। तो देखिए जो निशी आदिवासी है, न्यासी भी कहते हैं इसे, ये भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है उनकी एक जनजाति है, मतलब पूर्वोत्तर में पाई जाती है। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की एक मुख्य जनजाति है। निशी भाषा होती है जो ये तिब्बती बर्मी भाषा से आती है। हमने क्लास 6 की NCERT में पढ़ा है कि भाषा परिवार होता है, यूरोपियन भाषा परिवार है, तिब्बती बर्मी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है। तो जो संथाल और इन लोगों का जो भाषा है मुंडा, इनकी तो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है वहाँ से आती है मतलब भाषा, और ये जो है तिब्बती बर्मी भाषा से है। एक भाषा परिवार की भाषाएं ये होती हैं कि जो उनके जो शब्द होते हैं ना वो मतलब मिलते हैं, मतलब जैसे हमने क्लास 6 की NCERT में पढ़ा था, जैसे मदर, इंग्लिश का मदर है, और हिंदी का माँ है, और संस्कृत का मातृ है। ये सब कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड करते हैं, तो उन्हें फिर एक भाषा परिवार का हिस्सा मान लिया जाता है। तो इसी तरीके से जो निशी आदिवासी हैं उनकी जो निशी भाषा है वो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार का एक हिस्सा है। और झूम खेती करते हैं, घुमंतू खेती करते हैं, और आंध्र प्रदेश का जो जितनी भी जनजातियाँ रहती हैं उनमें सबसे अधिक आबादी इसी जनजाति समूह की है। फिर ये भील जनजाति के बारे में बता रखा है। तो भारत की जो सबसे पुरानी जनजातियों में से एक अगर कोई जनजाति है तो वो भील जनजाति है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन इलाकों में भील पाए जाते हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार से इनकी भाषा का हिस्सा है। ये गोंड समुदाय की औरतें हैं, और ये होजांग जनजाति है। तो जो होजांग जनजाति है, ये होजांग औरत के बारे में का चित्र दिया गया है यहाँ पे। तो ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, और बांग्लादेश में जो निवास करते हैं वो जनजाति है। मुख्य चावल की खेती करती है, और हिंदू धर्म को ये अपनाते हैं। ये इस चैप्टर में बताया गया कि यही है। तो इससे जो आदिवासी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, बेसिकली हमने यही पढ़ा, और किस तरीके से विद्रोह हुए, बिरसा मुंडा ने किस तरह का आंदोलन, किस तरह के उस स्वर्ण युग की कल्पना करते थे, और क्यों उन्होंने विद्रोह करा, क्यों वो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ हुए, आदिवासियों के जीवन पे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने क्या क्या प्रभाव डाला, यही इस चैप्टर में था। थैंक यू।